थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बेटा सबसे पहले ये जानो इसमें कि थर्मल, थर्मल का मीन्स होता है एनर्जी, थर्मल का सेंस होता है एनर्जी से, और प्रॉपर्टीज का मतलब एनर्जी कैसे फ्लो करेगी उसकी प्रॉपर्टी, और मैटर समझते हैं जिसके पास मास होता है, जिसके पास मास होगा बेटा उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो इसके लिए दो तीन थ्योरी स्पेशल बनाई गई, कुछ थ्योरी चली, कुछ फ्लॉप हो गई, कुछ अच्छा काम कर गई। जैसे सबसे पहले कहा गया कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। तो पहले आप ये जान लो कि हीट, टेम्परेचर और वर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारे पास तीन मेन टर्म्स हैं। पहला सबसे मेन है कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेटा क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को कितना, कोई ऑब्जेक्ट गर्म हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा हो सकता है, ये प्रॉपर्टी जो हमको बताता है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस है या डिग्री ऑफ कोल्डनेस है, डिग्री ऑफ हॉटनेस है और डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा गर्म है या कितना ज्यादा ठंडा है उसको कौन बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। अब टेम्परेचर के बाद, टेम्परेचर को मेजर करने की तीन हमारे पास बेटा डिवाइसेस होती हैं। पहली होती है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब इसमें तीन पढ़ते हैं, एक स्केल और होती है, हम लोग उसको भी ऐड करेंगे, र्यूमर स्केल, जिसको पॉइंटर स्केल भी कहते हैं। पॉइंटर स्केल कह दीजिए आप या र्यूमर स्केल कह दीजिए, एक ही नाम है, लेकिन पॉपुलर आपके पास डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है एंड केल्विन है। फिर सेकंड आया कि टेम्परेचर के बाद हीट क्या होता है बेटा। तो हीट क्या है, देखिए हीट सबसे बड़ा टॉपिक है क्योंकि चैप्टर का सेंस हीट से है। बेटा सबसे पहले जब हीट की दो थ्योरी आई, पहली थ्योरी आई कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी में यह कहा गया कि हीट इनविजिबल है, वेटलेस है, ऑर्डरलेस है। मतलब ना ही इसका कोई ऑर्डर होता है, ना ही इसमें कोई वेट होता है, ना ये आपको दिखाई देती है, या ना इसका कोई कलर होता है। और सबसे पहले ये बताया गया कि हीट की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या प्रॉपर्टी थी कि इसके पास कलरलेस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, इनविजिबल है, ये आपको दिखाई नहीं देती है, ना ही इसका बेटा कोई कलर होता है, ना ही इसका कोई ऑर्डर होता है, और ना ही ये किसी को दिखती है। इसी को कैलोरिक थ्योरी नाम दिया गया था, कैलोरिक थ्योरी। लेकिन कैलोरिक थ्योरी क्योंकि चल नहीं पाई थी, इसके बाद नई थ्योरी आ गई थी जिसको डायनामिक थ्योरी कहा गया। अब डायनामिक थ्योरी ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि किसी कंटेनर में आपने वाटर ले लिया, अगर टेम्परेचर बदला, चेंज हुआ, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रैंडमली मोशन करेंगे। अगर रैंडमली मोशन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर में इन्वॉल्व नहीं होती, होती है। कैसे होती है, हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी है वो बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ किसके प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है आगे बात करेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है जिसको हम लोग केल्विन में लिखते हैं, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो डायनामिक थ्योरी ये कह रही थी कि जो मॉलिक्यूल हैं, जो सब्सटेंस है, वो मॉलिक्यूल से बने हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, टेम्परेचर के चेंज होने से सडनली रैंडमली मूव करते हैं। अगर मूव करेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये नाम दिया गया था डायनामिक थ्योरी। अब डायनामिक थ्योरी में दो तीन स्पेशल बात करते हैं लोग। पहले ऑसिलेटरी मोशन को कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन समझते हैं आप, जब कोई मॉलिक्यूल अपने प्लेस से जितना आगे जाए उतना ही पीछे आए, टू एंड फ्रो फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। खासकर आपने देखा होगा जब वाटर मॉलिक्यूल में हम स्टोन मारते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल कौन सा मोशन करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। अपनी मीन पोजीशन से आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं। इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यह दूसरा मोशन होता है ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा न्यूटन वाले रोटेशनल मोशन में। ट्रांसलेटरी मोशन वो होता है जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसफर हो जाए,
तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी एनर्जी किसी को ट्रांसफर कर दी। तो जब अपनी एनर्जी किसी को ट्रांसफर कर देंगे, इसका मतलब है कि हीट चल रही है, मोशन में है, तो उसको क्या नाम देते हैं, डायनामिक थ्योरी कहते हैं। क्योंकि मुझे डायनामिक का मतलब ही होता है, जो डायनामिक शब्द आता है वो किससे आता है, मोशन से आता है। और जैसे आपने फ्लूइड डायनामिक सुना होगा, तो फ्लूइड का मतलब लिक्विड होता है और डायनामिक का मतलब मोशन करे। तो पहली थ्योरी थी कैलोरिक थ्योरी। कैलोरिक थ्योरी वैसे आपसे नहीं पूछता है, फिर भी जनरल हमको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। जैसे कैलोरिक थ्योरी में पूछ सकता है कि क्या स्पेशल बात बताई गई। तो हीट कैसी है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, इनविजिबल है, आप वेटलेस भी कह सकते हैं। ये कैलोरिक थ्योरी थी। कैलोरिक थ्योरी फ्लॉप क्यों हो गई, क्योंकि अदर बातें ये नहीं बता पाए कि हीट कैसे फ्लो करेगी, थर्मल एनर्जी कहां से आएगी, वर्क कैसे होगा, इसलिए थ्योरी नहीं चली। फिर थ्योरी आ गई डायनामिक थ्योरी। डायनामिक थ्योरी में यह बता दिया गया कि हीट सब्सटेंस जो होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं, और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, टेम्परेचर के वजह से क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी लाते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोशन होता है। क्या होता है, मोशन होता है। तो इसका नाम क्या दिया गया, डायनामिक थ्योरी। तो हीट है क्या स्पेशल, तो हीट को कहते हैं बेटा एनर्जी। हीट को क्या बोलते हैं, एनर्जी। अब हीट क्या है, एनर्जी है। अब एनर्जी कैसे फ्लो करती है, तो एनर्जी फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। देखिए ये नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है, हम लोग कोल्ड से हॉट की तरफ भी हीट भेज सकते हैं। अब कैसे भेजेंगे, तो इसके लिए यहां पर नेचुरल प्रोसेस नहीं होगा, आपको मैन मेड कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं। जैसे घरों में देखा है कि रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है उसके का टेम्परेचर और कम कर देता है। कैसे कम करता है, उसकी जो हीट होती है उस हीट को बाहर निकाल लेता है और कहां दे देता है, सराउंडिंग को दे देता है। इसलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिस ऑब्जेक्ट को आपने अंदर रखा है उसका टेम्परेचर और कम हो जाता है। लेकिन बेटा उसमें सबसे बड़ा रोल जानते हो किसका है, मॉलिक्यूल्स का, मोशन का। मतलब जो ये बात हम आपसे कह रहे हैं डायनामिक थ्योरी, ये आई कहां से, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल मोशन करता है, जब मॉलिक्यूल मोशन करेंगे तभी बेटा वहां पर काइनेटिक एनर्जी आती है। अब काइनेटिक, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि हमने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कर दिया, कितना कर दिया, एब्सोल्यूट जीरो, तो कहेगा बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो बेटा एब्सोल्यूट जीरो में मॉलिक्यूल्स चलते नहीं है। जब आपने देखा है आइस बनती है, तो आइस कैसे बनती है, एब्सोल्यूट जीरो के। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स मोशन करना बंद कर देते हैं। अब मोशन करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो फ्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है वो किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, केल्विन स्केल है। कौन सी स्केल है, केल्विन स्केल, वो अभी आगे जानेंगे। तो टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस है या डिग्री ऑफ कोल्डनेस है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई पूछे हीट क्या है, तो हीट इज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ऑब्जेक्ट कोई गर्म था, आपको कैसे पता चला, सेंसेशन, सेंसिटिविटी से पता चला। कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है, आपको कैसे पता चला, तो कैसे पता चलता है, सेंसिटिविटी से, जिसको हम लोग सेंसेशन भी कहते हैं। तो हीट क्या है, हीट क्या है, इट इज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी को टच करके आप फील कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो हीट क्या है बेटा, हीट क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये किसका फॉर्म है, एनर्जी का, विच फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो क्या बेटा ये प्रोसेस नेचुरल है, ये प्रोसेस कैसा है, नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में ही हीट ट्रांसफर करती है कहां से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। जैसे आपने विंटर के सीजन पे देखा है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बाहर का क्लाइमेट का टेम्परेचर कितना है, 23, 20 या इससे भी कम। तो हीट क्या करती है, हीट को रोक नहीं सकते आप,
क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि हीट क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन है। हीट क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन। ये बेटा 24/7 मतलब 24 आवर्स हमारी बॉडी में इंटर करता है और हमारी बॉडी से एग्जिट करता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि हम लोग क्या है, लिविंग थिंग्स में आते हैं। हमारी बॉडीज में क्या पाए जाते हैं? रेसेस पाए जाते हैं। रेसेस का मतलब होल्स होते हैं छोटे छोटे, जो हीट का एक्सचेंज करते रहते हैं। इसीलिए विंटर के सीजन में आपका जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, क्यों डाउन होता है? क्योंकि आपकी बॉडी से हीट कहां जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है। उसको कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। जैकेट सबसे अच्छी होती है, उसका रीजन है क्योंकि थर्मोप्लास्टिक है, और थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं करता है, जिसको आप लोगों ने केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहा होगा। हीट एक्सचेंज जीरो हो जाता है। ठीक है। अब समर में क्या होता है? जस्ट अपोजिट प्रोसेस। बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस, आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप हीट मना नहीं कर सकते लेने के लिए, सेल्फ प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। आप हीट क्या करेंगे? सराउंडिंग से लेने लगेंगे। जब हीट आप लेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उसको कम करने के लिए हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर आता है, या हम पानी पीते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। क्योंकि हमको अपने ऑर्गन्स का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हीट क्या है? कह रहा इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का ही फॉर्म है, लेकिन ये फ्लो कहां करती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर कोई आपसे कह दे क्या लोअर से हायर नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ये सब जानकारी हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन में। जब हम लोग इरिवर्सिबल इंजन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ाया जाएगा तुमको रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर यही वर्क करता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट बाहर निकालता है और हॉट ऑब्जेक्ट को दे देता है। ये रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस है। अब समस्या ये कि दो बातें तुमको समझ में आ गई। हीट की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। बहुत लोगों को लगता है हीट की एसआई यूनिट कैलोरी होनी चाहिए, नहीं, हीट की कैलोरी मीजर्ड यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट आपसे कोई पूछेगा तो आप जूल ही बताएंगे। अगर आपसे कोई सीजीएस पूछेगा, अगर आपसे कोई सीजीएस पूछेगा तो आप अर्ग ही बताएंगे, आप कैलोरी नहीं बताएंगे। कैलोरी मीजर्ड यूनिट है, कैलोरी मीजर्ड यूनिट है। अब दिक्कत यह है कि कभी कभी आपसे या एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि एक कैलोरी की डेफिनेशन बहुत आपसे पूछता है। एक कैलोरी क्या है? तो एक कैलोरी का मतलब क्या हुआ बच्चा? एक कैलोरी, कैलोरी क्या है? हीट की मीजर्ड यूनिट है। अब एक कैलोरी होता किसके इक्वल है? एक कैलोरी होता है 4.186 जूल, जो अप्रोक्सीमेट में हम लोग लिखते हैं 4.2 जूल। मतलब अगर आपको एक कैलोरी मिला है, इसका मतलब है आपके पास एनर्जी कितनी आ गई है? 4.2 जूल की एनर्जी आ गई है। अब एक कैलोरी की डेफिनेशन अक्सर एग्जामों में छोटी डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूज करने वाली है, पूछ लेते हैं। तो एक कैलोरी क्या है? एक कैलोरी क्या बेटा? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, हीट की जरूरत किसके लिए? फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम पानी को टू रेज टेम्परेचर, टू रेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। कितने ग्राम पानी का? 1 ग्राम पानी का। उसमें जितनी हीट तुमको जरूरत है, जितनी हीट तुमको चाहिए, उसको क्या कहते हैं? एक कैलोरी। क्या कहते हैं? एक कैलोरी। बेटा ये टेम्परेचर फिक्स होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। ये रेंज आपको बेटा याद रखनी पड़ेगी। ये रेंज क्या है? 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहां तक होती है? 15.5 डिग्री सेल्सियस तक होती है। एक कैलोरी किसके इक्वल है? 4.186 जूल के इक्वल है। मतलब 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाओगे तो आपको हीट कितनी देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी किसके बराबर है? 4.2 जूल के इक्वल है। ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि 20 ग्राम वाटर है,
तो आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस है, अगर 20 ग्राम वाटर हो जाएगा, लेकिन अगर 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाएगा तो हीट कितनी चाहिए होगी? 20 कैलोरी। कितनी चाहिए होगी? 20 कैलोरी। लेकिन अगर किसी ने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो फिर आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा फॉर्मूले से, फिर ये सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे ही बेटा अगर मैं 1 किलो कैलोरी कह दूं आपसे, तो जब मैं किलो कैलोरी कहूंगा तो यहां पर ग्राम की जगह आपको क्या लिख देना है? ग्राम की जगह क्या लिख देंगे? 1 केजी वाटर। कितना वाटर ले लेंगे? 1 केजी वाटर। लेकिन टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे? सेम 1 डिग्री सेल्सियस। उसमें कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? 1 किलो कैलोरी। 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो कितनी हीट देनी पड़ेगी बच्चा? 1 किलो कैलोरी। और 1 किलो कैलोरी, किलो का मतलब होता है 1000 और कैलोरी का मतलब होता है 4.2, तो 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। कितना बेटा? कितनी एनर्जी आ गई? 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल। तो टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस। हीट क्या है? एनर्जी है जो कहां से कहां फ्लो करती है? हायर से लोअर। इसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल है। कैसा प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है। एक मेरे पास मेरे दिमाग में एक बात आती है, लोग कहते हैं वर्क की यूनिट भी तो जूल होती है और हीट की यूनिट भी जूल होती है, तो ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? वर्क और हीट दोनों है तो एक ही बात, क्या अलग क्या दोनों के बीच में? तो दोनों में बेटा डिफरेंस होता है। वर्क यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, एक सिंगल डायरेक्शन को फॉलो करता है, लेकिन हीट के लिए कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। अब कैसे मैटर नहीं करती है? जैसे एग्जांपल पे हम आपसे कह दें कि ये कंटेनर है और बेटा यहां पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अगर यहां पे पानी भरा हुआ है और इसकी सरफेस पे, ये जो सरफेस है बेटा, ये सरफेस है, इस सरफेस पे मैं छोटे छोटे मास रख दूं, छोटे छोटे मास, तो अगर मैं इस पे मास रखता जाऊं तो इसकी सरफेस कंप्रेस होगी, नीचे की तरफ दबेगी। तो एक बात बताओ, जो वर्क हुआ वो कहां हुआ? किसी स्पेशल डायरेक्शन में हुआ? अगर मैं यहां से पिस्टन को धीरे धीरे हटाऊं, पिस्टन का मतलब छोटे मास, पिस्टन का मतलब छोटे मास, मैं मास को हटाऊं तो सरफेस कहां एक्सपेंड करेगी? क्यों? मॉलिक्यूल्स धक्का मारेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। तो बेटा क्या वर्क किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जा रहा है? तो वर्क क्या है? वर्क इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क भी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ, बट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। कहां होता है वर्क? किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। क्या बात समझे? वर्क और हीट का डिफरेंस समझते हो? दोनों का बेटा प्रोसेस सेम है, बस हीट के लिए कोई डायरेक्शंस मैटर नहीं करती है, वर्क के लिए डायरेक्शन मैटर करती है। वर्क के लिए किसी इंडिविजुअल डायरेक्शन में ही वर्क किया जाता है। जैसे इसमें आप मास रखते जाएं तो सरफेस क्या करेगी? कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन का, वर्क का, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रहा है। और अगर मैं धीरे धीरे पिस्टन हटाऊं तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। और बेटा याद रखो, आपने शायद केमिस्ट्री में सुन रखा होगा कि W इक्वल होता है P डेल्टा V। हम आगे डेरिवेशन कराएंगे थर्मोडायनामिक्स में इसका। P डेल्टा V। अब P क्या है? प्रेशर, और डेल्टा V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। अगर बेटा सरफेस नीचे दबेगी, इसका मतलब है कि मेन फोर्स किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर पिस्टन आप हटाते जाओगे तो बेटा किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको सडन कोई 20 कैलोरी दे दे हीट, आपको 20 कैलोरी को हीट दे दे, क्या आप मोशन कर पाएंगे? क्या आप मोशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मोशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे लगा दे, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट दे दे, तो क्या आप वर्क कर सकते हैं? कर सकते हैं। भाई मैंने बाइक में पेट्रोल कहा, मैंने कहा ऐसा करो, बाइक में पेट्रोल नहीं डलाते हैं और बाइक को 100 कैलोरी दे देते हैं, मोटर व्हीकल को 100 कैलोरी दे दिया, अब वो चले? वो मोशन नहीं कर सकती है, वो मोशन नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हमने उसी व्हीकल को पेट्रोल दे दिया तो पेट्रोल से क्या होगा? वर्क डन, और वर्क डन किसी स्पेशल डायरेक्शन में होगा। तो जब भी एनर्जी का ट्रांसफर किसी स्पेशल डायरेक्शन में हो तो वो वर्क होता है,
और जब भी एनर्जी का ट्रांसफर टेम्परेचर की डिफरेंस से हो और कोई डायरेक्शन का मैटर ना हो तो उसको हम हीट कहते हैं। बेटा हीट और वर्क दोनों की एसआई यूनिट जूल होती है और दोनों की सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। दोनों में यूनिट का चेंज नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है, नोट कर लें। ठीक, अब देखिए थर्मोमीटर, आपको थर्मोमीटर स्केल इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्यों? सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बेटा उसी टॉपिक के आते हैं। टॉपिक क्या है? थर्मोमीटर। अब देखो नाम से ही है, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर और मीटर का मतलब होता है स्केल। मतलब एक ऐसी स्केल जो क्या मेजर करे, टेम्परेचर को मेजर करे। तो बेटा ये क्या है? स्केल है। स्केल क्या मेजर करती है? टेम्परेचर। अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, थर्मोमीटर स्केल जो होती हैं वो तो 4 होती हैं, लेकिन थर्मोमेट्री अलग होता है। थर्मोमेट्री का मतलब होता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो ब्रांच फिजिक्स की जो टेम्परेचर से रिलेटेड है उसको थर्मोमेट्री कहते हैं। जैसे आपने कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, आइडियल लिक्विड गैस थर्मोमीटर, 3 ये हो गए। फोर्थ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और लास्ट में सीबैक थर्मोमीटर। बेटा ये 5-6 हो गए। तो ये अलग थर्मोमीटर हैं, इनके अलग फॉर्मूले आपको मिलेंगे। तो थर्मोमीटर्स के पढ़ने से पहले बेटा एक वाटर की स्टेज के बारे में भी जान लो। वाटर की एक स्टेज ऐसी होती है कि वाटर की स्टेज क्या है भाई? जैसे वाटर है तो वाटर की एक स्टेज हो गई आइस, एक स्टेज हो गई लिक्विड और एक स्टेज हो गई वेपर। मतलब वाटर के 3 फेज हो गए। पहला हो गया आइस, दूसरा हो गया लिक्विड और तीसरा हो गया वेपर। ठीक है, आइस, लिक्विड, वेपर। बेटा ये तीनों जो स्टेजेस हैं वाटर की, वो जिस टेम्परेचर पे आके सेम हो जाए या इक्विलिब्रियम में आ जाए, जिस भी टेम्परेचर में आ जाए, उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बच्चा वाटर के फेजेस की स्टेज हैं। कौन कौन से फेजेस हैं? आइस, लिक्विड, वेपर। तीनों में जिस भी टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? तो बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। कितना होता है? होता है T ट्रिपल 273.16 केल्विन। इसको आप लर्नर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 273.16 केल्विन में है और सेल्सियस में कहोगे तो 0.01 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये ऐसा टेम्परेचर है, इसमें आइस, लिक्विड, वेपर तीनों कैसे आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। वो क्या है बेटा? ट्रिपल। टीआर का मतलब ट्रिपल। तो क्या प्रेशर का ट्रिपल पॉइंट नहीं होता? होता है, उसको कहते हैं पीटीआर। कितना होता है? 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। किसका बेटा? किसका कॉलम? 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। अब ये तो हो गई मरकरी कॉलम की हाइट और मरकरी की डेंसिटी आपको पहले से पता है। अब क्या करें? आपको सॉल्यूशन चाहिए कि कितने पास्कल है, आपको ये पता करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा लीजिए, P इक्वल H रो G। बेटा H हो गया 1246 इंटू 10 की पावर -2 और सेंटीमीटर को मीटर बना लीजिए तो 46 इंटू 10 की पावर -4 और डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 और G की वैल्यू को मैं 10 ले लेता हूं। देखो -4 3 4 कैंसिल हो गए तो 46 इंटू 13.6 कर लीजिएगा, जितना भी आ जाए वो पास्कल। उतने पास्कल आपका कौन सा प्रेशर होगा? P ट्रिपल। कौन सा? फिर सुन लो, कह रहा वाटर एट द फेजेस ice, liquid and vapor are exist in equilibrium at which temperature? किस टेम्परेचर पे? T ट्रिपल। T ट्रिपल कितना होता है? 273.16 केल्विन या सेल्सियस में 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और P ट्रिपल को ही कहे कहां पे होता है? तो
तो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। टी ट्रिपल कहां होता है? 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। और टी ट्रिपल कहां होता है? 273.16 केल्विन, 273.16। ट्रिपल पॉइंट कंफर्म हुआ। ट्रिपल पॉइंट क्या है कि कह रहा है जहां पर वाटर के फेजेस, कौन से फेज? आइस, लिक्विड, वेपर एक साथ एग्जिस्ट कर जाए, उसको क्या नाम दे देना? ट्रिपल पॉइंट। क्या नाम देना? ट्रिपल पॉइंट। और टी ट्रिपल कितना होता है? 273.16 केल्विन। आप याद कर लें, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। सेल्सियस में कितना? 0.01 डिग्री सेल्सियस। और पी ट्रिपल का है, प्रेशर में कोई ट्रिपल पूछे तो 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। बेटा यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मेरे हिसाब से शायद 620 कितना आ रहा है? 625.6 पास्कल। बेटा ये कौन सा प्रेशर है? ये कौन सा प्रेशर है? पी ट्रिपल। कौन सा प्रेशर है? पी ट्रिपल। ठीक है। अब थर्मोमीटर स्केल में 4 तरीके की हमारे पास स्केल होती है बेटा। कौन सी 4 स्केल होती है? वैसे 3 स्केल तो सबने सुन रखी होंगी। पहली स्केल को हम बोलते हैं सेल्सियस, ठीक है। सेकंड स्केल को कहते हो फ़ारेनहाइट, और थर्ड को कहते हो केल्विन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्केल है आपके लिए। और फोर्थ स्केल होती है रेउमर। रेउमर का दूसरा नाम पॉइंटर स्केल। रेउमर का दूसरा नाम, देखिए वैसे तो इनके बेटा मेन पोजीशन, जो पोजीशंस होती हैं अपर और लोअर फिक्स होती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में चेंज कर दिया जाता है। तो आप रटेंगे नहीं, आप थोड़ा सा चीजों को समझ लें। सेल्सियस का सबसे मेन जो सबसे लोअर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और सबसे अपर होता है 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है 32 से और ऊपर होता है 212। मतलब इसमें कितने सेक्शन हैं? 100। और इसमें कितने सेक्शन आ गए? 180। इसमें थे 100, उसमें आ गए 180। बेटा केल्विन का सबसे लोअर 273.15 केल्विन, और सबसे अपर 373 कितना डिफरेंस है बच्चा? कितनी का? 100 सेक्शन का। र्यूमर का सबसे छोटा 0 डिग्री र्यूमर, और सबसे बड़ा 80 डिग्री र्यूमर। कितने का डिफरेंस है? 80 का डिफरेंस है। ठीक है। अब बेटा दिक्कत ये है, ये तो स्केल हो गई हमारे पास, जिनका बॉटम फिक्स है, जिनका टॉप फिक्स है, लेकिन हमारे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो दूसरी तरीके से पूछेगा। तो ये सेल्सियस कितना मेजर करेगा? लेट, टीसी मेन, और फ़ारेनहाइट टीएफ, केल्विन टीके, और र्यूमर टीआर। ये मैंने मान लिया जो उन्होंने मेजर किया है। अब कैसे इसको बनाओगे फॉर्मूला? तो फॉर्मूला सुनो बेटा। क्या बच्चा? टेम्परेचर ऑन मेन स्केल, जितना भी दिया हो, अगर सेल्सियस है तो उसका कुछ ना कुछ तो दिया होगा तुमको, माइनस लोअर पॉइंट, माइनस लोअर पॉइंट। लोअर पॉइंट को कुछ किताबें मेल्टिंग पॉइंट कहती हैं और कुछ बुक्स कहती हैं फ्रीजिंग। मैं दोनों नाम तुम्हारे सामने लिख दे रहा हूं, मेल्टिंग कहे या फ्रीजिंग कहे, बेटा उसको समझ जाना, वो लोअर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? लोअर। अपॉन आ जाओ बेटा, अपॉन अपर पॉइंट। अब बेटा अपर पॉइंट के कितने नाम हो सकते हैं? तो या तो कोई कहेगा वेपर, और या तो कोई कहेगा स्टीम, या तो कोई बोलेगा वेपर, या तो बोलेगा स्टीम। क्या बेटा एक नाम और बनाया जा सकता है? बॉइलिंग। क्या एक नाम और बन सकता है? बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर हो गया, बॉइल हो गया, तो आप यहां 100 डिग्री सेल्सियस 100 लिख सकते थे। माइनस लोअर पॉइंट, माइनस लोअर पॉइंट। अब इसको इतना बड़ा लिखने में आपको काफी कठिन लग रहा होगा, तो सरल और कर लो। क्या बेटा? मेन टेम्परेचर माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। बस इसको याद रखना है आपको, ठीक है। मेन टेम्परेचर माइनस लोअर पॉइंट अपॉन में अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। अब आप इसका फॉर्मूला किस तरीके से पढ़ते हैं? आपको पढ़ाया जाता है जैसे ये फॉर्मूला लिखा है,
इसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला बना लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसका फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, जरा गौर से देख लीजिए, दिख रहा है इधर, बोलो। तो कितना है, टीसी, टीसी, ठीक है। लोअर कितना है बेटा, -0, लोअर कितना है, -0। बेटा अपर 100, लोअर 0, तो अपॉन में 100 -0 इक्वल टीएफ फॉरेनहाइट सबसे लोअर 32 अपॉन में अपर 212 माइनस लोअर 32 इक्वल टी के लोअर बेटा -273.15 अपर बेटा 373 माइनस लोअर 273.15, ठीक है। अब र्यूमर स्केल में आ जाइए, तो टी आर -0 अपॉन 80 -0। तो ये तो बेटा फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसी फॉर्मूले को तुम सरल तरीके से भी लिख सकते थे। सरल तरीके का मतलब ये होता है, यहां पर 100 सेक्शन है, यहां पर भी केल्विन के 100 सेक्शन है। इसका मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के इक्वल रहता है। 1 डिग्री सेल्सियस चेंज टेम्परेचर सेल्सियस का और चेंज टेम्परेचर केल्विन का बेटा बराबर रहता है। किसका, चेंज टेम्परेचर सेल्सियस का और चेंज टेम्परेचर केल्विन का कैसा रहता है, बराबर रहता है। तो पहले इतना आप नोट कर लें।